हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर पिछली वीडियोस के अंदर हम देख चुके हैं पोर्तुगीज़ के सेटलमेंट के बारे में कि किस तरह से पोर्तुगीज़ इंडिया में आए, किस तरह से उन्होंने अपना जो एम्पायर है उसको बिल्डअप करा और यहाँ पर से इंडिया के अंदर ट्रेड वो करना शुरू कर डालते हैं यहाँ पर। अब बाद में यहाँ पर जो आते हैं वो नेक्स्ट जो यहाँ पर यूरोपियन पावर आती है वो है डच। अब सबसे पहली बात तो ये है कि डच लोग हैं कौन। डच लोग जो हैं हॉलैंड के रहने वाले लोग थे, यानी कि हॉलैंड जो है आज के टाइम में, पहले के टाइम में हॉलैंड जो था रिपब्लिकन होता था, अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था जो कि स्पेन के कब्ज़े के अंदर था। बाद में वो आज़ाद हो जाता है वहाँ से और ये सारे जो मिलके बहुत सारे स्टेट मिलकर ये बनाते हैं नीदरलैंड। तो यानी कि ये नीदरलैंड का ही एक हिस्सा है। नीदरलैंड के जब रहने वाले लोग थे उनको कहते थे डच यहाँ पर। तो डच थे यहाँ पर। अब जैसे कि स्पेन एक्सपर्ट तक इसके अंदर समुंदर के अंदर, इसी तरह से यहाँ पर जो ये है डच थे, इस तरह से ये भी समुंदर के अंदर एक्सपर्ट थे। अब यहाँ पर क्या चल रहा था यूरोप के अंदर, वहाँ पर था कि भाई सी रूट भेजे जा रहे थे, यहाँ पर सर्च चल रही थी, वॉयेज भेजे जा रहे थे बहुत सारे, किस लिए कि भाई ट्रेड करा जाएगा। ट्रेड जो है इंडिया से जो ट्रेड आ रहा है उससे बहुत बेनिफिट इंसान लोगों को हो रहा है वहाँ पर। इस पे युवा जो पुर्तगाल था वहाँ पे वो लोग देख चुके थे इस चीज़ को, तो उनका था कि भाई अब हम भी कमाएंगे पैसा, सीधी सी बात थी। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि जो डच हैं वो भी फिर इंडिया आ जाते हैं यहाँ पर। ये सेकंड यूरोपियन होते हैं जो इंडिया में आते हैं, सी रूट पर ट्रेड करने के लिए आते हैं। और सबसे जो मेन मकसद यहाँ पर जो होता है डच का, ये पोर्तुगीज़ से अलग हट के होता है। ना तो इनका ये होता है कि हमें क्रिश्चियनिटी फैलानी है, ना हमें एम्पायर बिल्डिंग करनी है। इनको सिर्फ इतना था कि भाई जो ट्रेड पर मोनोपोली होनी चाहिए, हमारी जो ट्रेड है, जो व्यापार है, जगह जिसमें मसाले हैं, टेक्सटाइल है, सिल्क है और पेपर है, मतलब काली मिर्च है, उसका व्यापार जो है उस पर हमारी मोनोपोली होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये भी अपने टाइम में एक्सपर्ट थे यहाँ पर इस चीज़ को लेकर। फिर एक बात और याद रखने वाली बात है जिसमें हमने बात कही थी पीछे, एक ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। जो ट्रीटी होती है उसमें सिर्फ दो ही पक्ष थे यहाँ पर, पुर्तगाल था और स्पेन था। तो इनका ना कि यहाँ पर इनके जो डच थे, ना डच ना ब्रिटिशर ना फ्रेंच, इनका इस ट्रीटी से लेने देना कुछ था नहीं, तो वो इस जगह पर आ सकते थे यहाँ पर। फिर जो पुर्तगालियों का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो सीक्रेसी थी उनके, अपने रूट को जानते थे वो, इसको वो सीक्रेट नहीं रख पाए थे और वो कई तरह के जो दूसरे जो एम्पायर सॉरी जो यूरोपियन पावर थी वो जान चुकी थी। तो भाई वो भी इंडिया आई, उन्होंने कहा भाई हमें ही धंधाबाजी करेंगे, हम भी पैसा कमाएंगे, आके इंडिया में व्यापार करेंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लाना था इंडिया में, इंडिया से और यूरोप में बेचना था यहाँ पर। तो डच के बारे में देखते हैं, ये हॉलैंड के रहने वाले थे, हम बात को जान चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए बताया जैसे कि मैंने आपको, जो डच हैं जो इनका हम बोलते हैं डच इंडिया। जैसे कि पुर्तगाल के बारे में हम बोलते हैं तो पुर्तगाल का हम ये देखते हैं कि उनकी पॉलिटिकल पावर थी इंडिया में, मतलब वो राज कर रहे थे, कई जगहों के ऊपर कब्जा करके बाकायदा बैठे थे, किले वगैरह बनाए थे उन्होंने। मगर जो ये डच थे इनका ऐसा हिसाब नहीं था यहाँ पर। इनको हम सिर्फ जोग्राफिकली देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर इन्होंने अपनी जगह पे फैक्ट्री लगाई, किस किस एरिया में, मगर पॉलिटिकल पावर इनकी कुछ नहीं थी वहाँ पर, सिर्फ फैक्ट्रीज थी। और मतलब ये मान सकते हैं कि आपने जो राजा थे वहाँ के स्थानीय या जो मुगल कोर्ट थे वहाँ से उन्होंने परमिशन लेकर अपना व्यापार जो है वो शुरू कर दिया था काफ़ी हद तक। और कई जगह पे तो इनके फोर्ट्रेस भी नहीं थे अपनी हिफाजत करने के लिए, बिल्कुल नॉर्मल ही ये आते थे, व्यापार करते थे। क्योंकि इनको क्या था, इनको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था कि हम जम के बैठे इंडिया के अंदर। इनका मकसद था जाना कहाँ पर, इंडोनेशिया में और मलेशिया में ख़ास कर कि इनको वहाँ से भी ट्रेड करा था। और ये करते क्या थे ये लोग, जो डच लोग थे, इनका था कि भाई इंडिया में आए, सामान इंडिया से ख़रीदा, जाके उसको भेज दिया मलेशिया वगैरह के अंदर, और कुछ सामान वहाँ से भी लिया, और जो इंडिया का सामान था उसको मिलाकर ले गए अपने यूरोप में, जाके बेच दिया उसको वहाँ पर। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है, जो ये पुर्तगाली थे, ये ओपीएम, ये जो हम कहते हैं अफ़ीम का जो पौधा होता है, जो फल होता है बिल्कुल साबुत, उसकी तस्करी करते थे ये इंग्लैंड के अंदर। काफ़ी बात है, देखिए इंग्लैंड का क्या हिसाब था कि इंग्लैंड जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अफ़ीम बेचती थी चाइनीज़ लोगों को, और ये बेचते थे उल्टा ब्रिटिशर्स को। यहाँ पर देखो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है यहाँ पर ये। खैर ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं जब ये इंडिया में आ गए। अब जैसे कि आप जानते होंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपना एम्पायर बिल्डअप शुरू करा इंडिया के अंदर, तो इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उनकी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। तो सीधा का सीधा इनका भी इस तरह से ही हिसाब था। यहाँ पर जो डच थे इनके 3 हिस्सों में बटा हुआ था इंडिया भी, कहाँ पर इंडिया से, और थोड़ा सा इंडिया से अलग भी था यहाँ पर। पहला था डच सिलोन। डच सिलोन जो है यानी कि
जिसको हम बोलते हैं श्रीलंका आज के टाइम में, जिसकी हालत ख़राब चल रही है वो बेचारे की। तो वो वजह क्या थी कि पुर्तगालियों का कब्ज़ा डच के ऊपर, वो सिलोन के ऊपर था। अब इनका कंपटीशन था डच लोगों का किससे, पुर्तगालियों और ब्रिटिशर्स से। तो उन्होंने देखा कि भाई पुर्तगालियों का इंटरेस्ट कहाँ बढ़ चुका है, अब ब्राज़ील के अंदर। ब्राज़ील के अंदर इंटरेस्ट बढ़ चुका है, तो इतना कोई उनका इंटरफेयर यहाँ पर नहीं था। तो इन्होंने पुर्तगालियों से सिलोन को छीना, ठीक है। फिर डच कोरोमंडल, इनका एक अलग रीजन था यहाँ पर, मालाबार। और यहाँ पे देखें बंगाल, डच बंगाल, जिसमें हुगली वगैरह शामिल है। और डच सूरत, ये सूरत लिखा हुआ है ना, ये सूरत बोलते हैं इसको, उनका देखा था लिखने का इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखिए ये है डच कोरोमंडल, मालाबार का इधर का रीजन हो जाता है। और बंगाल में क्या है यहाँ पर, हुगली, यहाँ पर मालाबार ये है वाला, ये हुगली है। और ठीक है, ये कोरोमंडल बताया जैसे मैंने आपको। और सिलोन पे फिर कब्ज़ा ही कर लेते हैं बाद में जाकर यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कब्ज़ा इन्होंने करा, तो ये आए कैसे, किस तरह से, भाई कुछ ना कुछ तो भेजा हुआ होगा जिस तरह से इनको भेजा गया है यहाँ पर। इसके लिए करा क्या डच कंपनी ने, सॉरी, जो डच के अंदर की जो हॉलैंड नीदरलैंड की जो कोर्ट थी पूरी तरह से, एक तरह से इसको हम बोलते हैं एक स्टेट ऑफ जर्नल्स जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर इंडिया में पार्लियामेंट होती है, वहाँ पर ही पार्लियामेंट एक तरह की वो हो सकती है। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पर डच के जो डच बिजनेसेस थे, बहुत सारे छोटे छोटे बिज़नेस थे, बड़े पावरफुल बिज़नेस थे, उनको मर्ज कर दिया। और यहाँ पर मर्ज करके उन्होंने बनाई यहाँ पर एक यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका जो असली नाम था यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था, इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं डच वालों की। कब बनी है, 1602 के अंदर बनती है। और सबसे पहले जो इंडिया में आते हैं डच इंसान, जो डच पर्सन यहाँ पर आते हैं बिजनेसमैन, बिज़नेस करने के लिए, वो होते हैं कॉर्नेलिस डे होमल्टन। कहाँ पहुँचते हैं ये, सुमात्रा एंड बंतम। इंडिया में भी नहीं पहुँच पाते ये, 1556-96 के अंदर ये पहुँच जाते हैं यहाँ पर। मतलब ये है कि वो फार ईस्ट में आ चुके होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर क्या होता है कि भाई धीरे करके यहाँ पर ये पहुँचते हैं, ठीक है। और फिर जो कंपनी होती है, जब चार्टर, आप जानते हैं कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिज़ाबेथ ने, यहाँ पर जो रानी थी ब्रिटेन की, उन्होंने चार्टर दिया था कि भाई आप जाइए व्यापार करिए, आज़ादी है आपके पास। सेम चीज़ इनके साथ भी थी, जो कि करा गया था। अब पुर्तगाली साथ में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ था, जो पुर्तगाली थे उनको चार्टर नहीं देना था, क्योंकि चार्टर की होती नहीं थी, तो कंपनी थोड़ी थी वो। पुर्तगाली तो जो राजा थे उन्होंने खुद भेजा राजाओं ने रूल करने के लिए, यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। मगर जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहे डच वालों की, चाहे ब्रिटेन की हो, फ्रेंच हो या फिर स्पेनिश हो, तो ये सिर्फ यहाँ पर ये था कि ये प्राइवेट कंपनीज थी, इनको हाँ पावर दी गई थी। यही पावर्स इनको भी दी गई थी डच वालों को, जिसमें इनसे कहा गया कि भाई आप तो चाहें वॉर कर सकते हैं, जंग करिए आप कब्ज़ा करने के लिए, नेगोशिएशन ट्रीटीज़ करिए साइन, आप ज़मीन पर कब्ज़ा करिए, यहाँ पर अपने किले बनाइए, चाहे तो अगर ज़रूरत पड़े तो किले बनाइए, किलेबंदी करिए, क्योंकि किलेबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी। आप किले के अंदर बैठें, बाहर दीवारें हैं बड़ी मजबूत, अब अपना जो व्यापार करना है, फैक्ट्री है, उसके अंदर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वेयर हाउस होता था उसके अंदर खासकर, ठीक है। और अपने हम देखें अपनी हिस्ट्री के अंदर, अगर आप पढ़ेंगे कभी कि सबसे बड़ी पावरफुल कंपनी, सबसे ज़्यादा ताकतवर कंपनी कौन रही उस ज़माने के अंदर, इस ईरा के अंदर, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि वो डच ईस्ट इंडिया की कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद में जाके ताकतवर बनती है, वो इंडिया पर पावर अपना इस्टेब्लिश करती है। मगर सबसे पहले यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे वेल्दी कंपनी भी यही थी यूरोप के अंदर, जिसके पास आप देखें कि भाई 150 कमर्शियल शिप थी, 40 वॉरशिप थी इनके पास, और कई 50,000 क्या थे एम्प्लॉयज़ थे इनके अकेले। क्योंकि जो हम देखें ब्रिटेन है वो ज़्यादा उसका इंटरेस्ट इंडिया में रहा, और थोड़ा बाद में अमेरिका में भी होता है, उनका इंटरेस्ट तो रहता है अमेरिका में भी। मगर आप देखें भाई बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उनसे डिफरेंस है इनके अंदर। और 10,000 की इनकी अपनी सेना थी, 50,000 तो इनके एम्प्लॉयज़, 10,000 सेना, 60,000 तो यही होगा इनके। और देखिए फिर 200 जहाज़ इनके पास करीबन। फिर यहाँ पर खैर आप देखें तो भाई अभी इंडिया में आते हैं, कहाँ कहाँ पर वो अपना सेटलमेंट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले वो आते हैं मसूलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम कहा जाता है, आज के टाइम में आंध्र प्रदेश में मौजूद है। और सबसे पहली फैक्ट्री यहाँ पे लगाते हैं ये 1605 के अंदर। 1605 में ये मसूलीपट्टनम दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा ज्वारा रीजन है, मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री ये लगाते हैं। और जो मसूलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, उस टाइम हम देखें तो इंडिया के ऊपर जो अकबर हैं वो रूल कर रहे थे, मुग़ल एम्परर अकबर का रूल था। और ये हम कहते हैं कि उस ज़माने के अंदर सूबों के अंदर बांटा जाता था स्टेट को, तो दक्कनी सूबा था या फिर दक्कनी हम हिस्सा कहते हैं इसको मुग़ल राज्यों का, उसके अंडर ये आता था। और जो वही सूबेदार वगैरह है, मुग़ल कोर्ट है, वहाँ से इनको परमिशन मिली थी अपना व्यापार करने की, ठीक है। फिर बाद में क्या करते हैं ये
अब अपनी जो भाई एक जगह फैल गया, एक जगह इस्टेब्लिश हो गया, जो पुर्तगालियों ने करा भाई एक जगह इस्टेब्लिश हो गए, अब फैलाएंगे वहीं से अपना। फिर उन्होंने नागापट्टनम कब्ज़ा करा, किससे? पुर्तगालियों से छीना इन्होंने। पुर्तगालियों से जो कमज़ोर की जो पुर्तगाली थे यहाँ पर वो कमज़ोर हो चुके थे, तो उन्होंने वही चीज़ यहाँ पर करी कि पुर्तगालियों को हराना शुरू करा। बाद में इन्होंने सिलोन लिया 1556 के अंदर, और मालाबार कोस्ट 1656 में, और 1671 में मालाबार कोस्ट लिया इन्होंने। फिर अपनी जो बाद में सेटलमेंट थी तो सूरत के अंदर भी करी। सूरत के अंदर जैसे हमने कहा कि भाई इनका अपना एक रीजनल हिस्सा हुआ करता था। फिर बिम्बलीपट्टनम, कराईकल, इस तरह से इन्होंने काफ़ी जगह यहाँ पर जो है ये चीज़ें कर ली अपनी। कोचीन भी यहाँ पर जो पुर्तगाली थे इनका हिस्सा वगैरह तो बाद में इन्होंने छीन लिया थे पुर्तगालियों से। अब ट्रेड में किस चीज़ की ट्रीट करते थे यहाँ पर, ये चीज़ हमें ख़ास ध्यान रखनी। भाई क्या था, वही चीज़ थी जैसे कि मसाले वगैरह थे पहले, तो यहाँ पर जो सबसे जो आसान बात नमक के मसाले और पेपर था खासकर। मगर इसके अलावा क्या था, जैसे इंडिगो जो सब नील खेती होती थी, नील को ये बेचते थे, इस्तेमाल लेते थे, ख़रीदते थे यहाँ पर से। सिल्क, टेक्सटाइल, अब ये है सिल्क जो टेक्सटाइल है बंगाल और जो गुजरात का रीजन था वहाँ से, खासकर बंगाल में क्या से हुगली से ले गई, ये आसपास के इलाकों से। गुजरात में से टेक्सटाइल ले लिया इन्होंने यहाँ से। फिर सल्फेट्रे यानी कि जो हम कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला जो होता है, तो सॉरी जो नाइट्रोजन वाला जो होता है, फॉस्फेट वाला जो होता है, उसको बिहार से। ओपियम यानी कि जो अफ़ीम है, एंड राइस फ्रॉम गंगा वैली, गंगा की जो नदी के किनारे के आसपास जो जगह हैं वहाँ से ये इसको लेकर जाके बेचते थे फिर आगे चलकर यहाँ पर। अब जो मैंने सबसे पहले बताई थी आपको बात, वो ये थी कि भाई इनका इंटरेस्ट ज़्यादातर इंडिया में कम होकर यहाँ पर जो है पेनिनसुला जो हम देखते हैं मलेशिया का जो रीजन है, इसमें ज़्यादा इनका इंटरेस्ट था। क्योंकि यहाँ से सामान लिया इंडिया से, थोड़ा सा यहाँ बेच दिया, और कुछ सामान यहाँ से लिया, यहाँ का लिया, इकट्ठा करा, चलेगा यूरोप और जाके बेच दिया वहाँ पर। और जो इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड थे वो ज़्यादातर यहीं पर थे, सारे रीजन के अंदर यहीं पर थे इनके। देखो यहाँ तक, देखो आप कहाँ तक ये गए हुए हैं, चाइना तक गए हैं ये पूरा, ठीक है। फिर यहाँ पर भाई आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ताकतवर जो देखने को मिलता है डच, जो 19th सेंचुरी तक देखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तक देखेंगे आप, तो भाई यहाँ पर भी जो कॉलोनी होती है वो डचों की होती है, जैसे इंडिया में थी वहाँ पे डच की थी। फिर अब इनका जो गोल था बता चुका हूँ मैं आपको पहले, यही कि भाई इनका गोल तो ये था कि भाई व्यापार करेंगे, और जो साथ में कॉम्पिटिटर्स हैं पुर्तगाल और ब्रिटेन, इनको पछाड़ के हटा देंगे यहाँ से। फिर इस वजह से ही यहाँ पे क्या होता है, जो पुर्तगाली होते हैं वो तो कमज़ोर पड़ चुके होते हैं, मतलब उनका तो बिल्कुल यार सोचेंगे जो गोवा था, जो उनकी कैपिटल हुआ करती थी उस टाइम के अंदर, इंडिया के अंदर उनकी रीजनल कैपिटल थी, वो बर्बाद हो चुकी थी। क्योंकि जो हम देखें जो विजयनगर एम्पायर था वहाँ से होता था ट्रेड उनके ज़रिए से, तो वो तो ख़त्म हो चुका था, तो वही उनकी जो अहमियत थी वो ख़त्म हो चुकी थी यहाँ से। अब बचते कौन है यहाँ पर, ब्रिटिशर और डच। पुर्तगाली मौजूद तो हैं पर पावर में नहीं थे ज़्यादा वो अब, तो इनके बीच होती है लड़ाई शुरू यहाँ पर। किसको लेकर, ट्रेड को लेकर ये होती है कि भाई ज़्यादा मुनाफा मैं कमाऊँगा, ज़्यादा मुनाफा मैं कमाऊँगा, दोनों लड़ते रहते हैं यहाँ पर। कभी कोई किसी की शिप को रुका डालता है, कभी लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा इनका बीच होता है, और जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ते ज़्यादा इनकी समुंदर के अंदर ही होती हैं। तो यहीं पर क्या देखेंगे आप, थर्ड उनमें होता है एक 1623 के अंदर, ये क्या करते हैं, जो डच होते हैं ये क्या कर डालते हैं, जो इनका अम्बोया है जहाँ पे इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है यहाँ पर अम्बोयना में, ये 10 ब्रिटिशर्स को मार डालते हैं, और 9 जैपनीज़ होते हैं सपोर्टर जो काम कर रहे होते हैं जो ब्रिटेन के लिए, उनको भी ये मार डालते हैं यहाँ पर। फिर भाई वही बात है, सीधी बात है, अब इनके बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। और एक हम यहाँ पे देखें कि भाई यहाँ पे लड़ाई चल रही है, फिर यूरोप के अंदर लड़ाई चल रही थी इनके बीच में, जो इनकी बाउंड्रीज थी उसको लेकर चल रही थी वहाँ पर भी लड़ाई। तो वही कहीं ना कहीं पर यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल के इनका आता है यहाँ पर। हालांकि फिर इनके बीच हम देखें कि ट्रीटी और बरेंडा नाम से एक ट्रीटी होती है 1667 के अंदर, उसमें ही बात होती है तय कि भाई आप क्या करेंगे, कुछ लेके दे के काम निपटाएंगे हम, आप हमें दे दिए, ब्रिटिशर कहते हैं हम रहेंगे इंडिया के अंदर, फैक्ट्रीज हमारी इस्टेब्लिश होंगी और पावर हमारी होगी, व्यापार को कुछ परमिशन मिल जाएगी, कर सकते हैं परमिशन आप व्यापार, जहाँ हम ना हो वहाँ से कर सकते हैं। और जो ये होते हैं जो डच होते हैं ये कहते हैं कि भाई आप जो इंडोनेशिया मलेशिया इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ से व्यापार नहीं करेंगे। हालांकि उस तरह से जैसे कि भाई फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं होगी पर व्यापार की सामान तो ले सकते हैं, इतना मतलब छूट थी इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया ट्रीटीज के अंदर, यहाँ से जो रीजन था पुर्तगाली जो डचेस का जो रीजन था यहाँ पर से
उसको हटा दिया गया यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि लिखा है यहाँ पर, थोड़ी मैंने टीटी लिखी है तो बताया गया है इसके अंदर भी। और फिर यहाँ पर जो हुगली होता है, बाद में कुछ टाइम बाद जाकर ये भी हुगली, सूरत, सब कुछ इनके हाथ से निकल जाता है यहाँ से बिल्कुल ही, ठीक है। डिक्लाइन देखते हैं यहाँ पर, डिक्लाइन किस तरह से होता है। डिक्लाइन तो उस तरह से होता है जो पहले ट्रीटी हो चुकी होती है, बर्बादी हो जाती है इनकी तरह से। ट्रीटी से तो भाई कि बगी छोड़ना पड़ेगा भी इंडिया को, व्यापार नहीं कर सकते। डिक्लाइन तो उस तरह से होगा ही होगा। इसी से बाकी रीज़न क्या रहते हैं इनके, एंग्लो डच वॉर, मतलब इंग्लिश और डच लोग के जो बीच होते हैं वॉर, 4-5 वॉर होते हैं इसके बीच में। हालांकि जो तीसरा सबसे ख़ास होता है इसके अंदर, उसमें ये करते क्या है कि भाई बे ऑफ बंगाल के अंदर शिप होती हैं उनकी, सॉरी जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनकी, उनको ये कब्ज़े में ले लेते हैं वहाँ से। अब आप जानते हैं उस टाइम तो ऐसा सिस्टम था नहीं कि भैया अच्छा खासा हम कम्युनिकेशन स्किल हो या कोई ज़रिया तेज़ हो जिससे हम पहुँच सकें हमारा जो मैसेज है। तो ये सूरत है और बॉम्बे है, उन तक ये मैसेज नहीं पहुँच पाता। मतलब बाद में जब पहुँच जाता है तो भाई वही फिर उनके ऊपर हमला करते हैं, डच वालों के ऊपर लड़ाई झगड़ा चलता है, जिसके अंदर जो डच होते हैं वो हार जाते हैं यहाँ पर। फिर 1759 में वॉर होती है इनके बीच, बैटल होती है, मतलब समुद्र में लड़ाई लड़ते हैं फिर से, ये नेवल बैटल होती है इनके बीच में, हुगली के लिए। क्योंकि जो हुगली था वो इन्होंने, जो डच थे इन्होंने छीना था पुर्तगालियों से, अब ब्रिटिशर छीनते हैं इनसे, जिसमें ये हार जाते हैं यहाँ पर। और इस तरह से जिनका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है एक और, वो भी ख़त्म होता है। फिर एक बैटल होती है, बैटल ऑफ कोलाचेल, 1741 के अंदर। ये इंडियन से होती है, इंडिया के अंदर रीजन होता है साउथ इंडिया में ही। वहाँ के एक राजा होते हैं, लोकल रूलर्स होते हैं, उनसे की वॉर होती है और ये हार जाते हैं उसके अंदर भी। और इस तरह से भाई इनका जो सुतड़ा कहते हैं, जो चेहरा होता है, बिल्कुल ही साफ़ कर डालते हैं यहाँ से इंडिया से। हालांकि ये वहाँ पर रहते हैं, इंडोनेशिया और जो ये मलेशिया का पैनल जो आर्कीपेलागो से बोलते हैं, यहाँ पर ही रहते हैं। और बाकी हम देखें तो काफ़ी टाइम तक यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर ये था डच के बारे में, और डच के बारे में ये वीडियो मैंने कंप्लीट करी है। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी कि अब हम आ चुके हैं पूरी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। तो बैकग्राउंड है हमारा काफ़ी हद तक कंप्लीट होता चला जा रहा है यहाँ पर। बाकी जो सेटलमेंट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूरोपियंस की इंडिया के अंदर कहाँ पर कुछ किसकी सेटलमेंट थी। ये वीडियो मैंने यहीं पर कंप्लीट करी है। अब चलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। सी यू एंड बाय।